नमस्कार दोस्तों, कृषक एजुकेशन के एक और केमिस्ट्री के वर्ग में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं क्रिस और आज हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के सेकंड क्लास यानी कि फर्स्ट क्लास में हम लोग बात किए थे 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 10 क्वेश्चन आज की वीडियो में लाया हूं। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें, आपको समझ में आएगा कि ये सब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो आपके दिमाग में इन सब क्वेश्चन को बैठा दिया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं पहला क्वेश्चन से, यानी कि 11वां नंबर क्वेश्चन से। 11वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। यानी कि लिखेंगे, हम लोग समझेंगे कि किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला लिखेंगे गैसों की प्राकृतिक पर, दूसरा लिखेंगे अधिशोषण की प्राकृतिक पर, तीसरा लिखेंगे ताप के प्रभाव पर, चौथा लिखेंगे दाब के प्रभाव पर। हो गया, एकरो से कोई आसान है, दुनिया के सबसे पहला आसान क्वेश्चन। यानी कि लिखेंगे इसको आंसर में हम लोग, यानी कि समझो यहाँ पे अधिशोषण है, इसका अर्थ होता है चिपकना। यानी कि किसी ठोस पर किसी गैस या किसी तत्व का चिपकने के कारक को लिखे। तो लिखेंगे हम लोग पहला में कि गैस के प्राकृतिक पर, दूसरा लिखेंगे अधिशोषण यानी चिपकने की कोई कौन कौन से तत्व कौन कौन से ठोस है जो चिपक सकते हैं, इसीलिए लिखेंगे दूसरा में कि अधिशोषण के प्राकृतिक पर, तीसरा लिखेंगे हम लोग दाब के प्रभाव पर, चौथा लिखेंगे ताप के प्रभाव पर। हो गया। फिर 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मेथिल एमीन एनिलीन से ज्यादा क्षारीय है क्यों। हम लोग पिछले क्वेश्चन में बात यानी कि इससे 10 क्वेश्चन पहले यानी कि फर्स्ट क्लास में बात किए थे कि फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है क्यों। उसमें भी बेंजीन था, एल्काइल था, इसमें भी बेंजीन, यानी कि इसका संरचना के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ मेथिल एमीन का सूत्र होता है CH3NH2। और एनिलीन के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर इसका संरचना होता है बेंजीन के ऊपर NH2। ये एनिलीन हो गया, ये हो गया मेथाइल एमीन। ठीक, तो इसका आंसर के बारे में लिखेंगे क्या कि हम लोग जानते हैं यानी कि मेथिल एमीन एनिलीन से ज्यादा अम्लीय क्यों है। तो लिखेंगे मेथिल एमीन में एल्काइल समूह होने के कारण इसका प्रसंकरण sp3 है, जबकि एनिलीन में बेंजीन होने के कारण इसका प्रसंकरण sp2 है। लिखेंगे अतः मेथिल एमीन में इसका प्रसंकरण sp3 होने के कारण मेथिल एमीन में इसका प्रसंग sp3 होने के कारण इसका प्रसंकरण sp3 होने के कारण मेथिल एमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय है, यानी कि sp3 का प्रसंकरण कम है, इसलिए हम लोग जाने कि मेथिल एमीन एनिलीन से ज्यादा क्षारीय है। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है। संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है। तो लिखे यहाँ समझेंगे, यानी कि ऑक्सीकरण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए होती है क्योंकि इसके आखिरी कक्षा जो है पूर्ण रूप से खाली होता है। पूर्ण रूप से खाली होता है। एक और परिभाषा के बारे में समझेंगे, कैसे लिखेंगे संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था उनके
आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के अपूर्णता अपूर्णता अयुग्मित अयुग्मित होने के कारण इसकी संक्रामक तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है। बस क्यों होती है तो लिख देंगे लास्ट में, होती है यानी कि संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था उनकी उनकी आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के अपूर्णता अयुग्मित होने के कारण होती है। ठीक है। 14 नंबर में क्वेश्चन बोलता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक 0.0005 प्रति मिनट है। 5 प्रति मिनट है। इस अभिक्रिया के अर्धकाल समय निकाले। तो अर्धकाल यहाँ होता है क्या, देखिए T1 बटा T2 इक्वल टू 0.693 बाई के, यानी के यहाँ पर क्या है, वेग स्थिरांक। यहाँ पर लिखेंगे 0.693 बटा के का मान कितना है 0.0005। इसको आप हल कर दीजिए, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि ये भी आपसे नहीं हल हो रहा है, इसका मतलब कि आप मैथ के स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है, दुनिया के 5वां आसान क्वेश्चन है कि कांच को अति शीतलित द्रव क्यों माना जाता है। तो समझेंगे कि जब कांच को बहुत दिनों तक हम लोग ऊर्ध्वाधर छोड़ देते हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर छोड़ देते हैं, खड़ा छोड़ देते हैं, तो कांच के ऊपर का कण नीचे चले आता है, जिससे नीचे वाला परत मोटा हो जाता है और धुंधला भी। तो कण के बहने के कारण और अत्यधिक ठंडा होने के कारण इसे अति शीतलित द्रव माना जाता है। लिखने के बारे में बात करें तो कैसे लिखेंगे, जब कांच को बहुत दिनों तक ऊर्ध्वाधर छोड़ देते हैं तो कांच के ऊपर का कण नीचे चला जाता है, जिससे नीचे का परत मोटा हो जाता है और धुंधला भी। कण के बहने के कारण और अत्यधिक ठंडा रहने के कारण इसी को अति शीतलित द्रव माना जाता है या कहा जाता है। बस अगला नंबर क्वेश्चन है, क्या है, 6ठा नंबर, क्या होता है जब एन ब्यूटिल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ प्रक्रिया कराते हैं। तो इसका समझेंगे रिएक्शन क्या है। बिल्कुल आसान है। आपको पहले ब्यूटेन से ब्यूटिल क्लोराइड आता है या नहीं बनाने आता है, हम बता देते हैं। पहले इसको कैसे बनाना है, तो एन ब्यूटिल को CH3 CH2 CH2 CH3 एन ब्यूटेन हुआ। ठीक, इसको ब्यूटिल क्लोराइड बनाते हैं, यानी कि क्लोरीन के साथ इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, UV के उपस्थिति में अब क्रिया कराएंगे तो NCH3 CH2 CH2 CH2Cl, ये क्या हो गया, इसका नाम एन ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, अब प्लस में HCl लिख दीजिएगा, इसका पूरा रिएक्शन हुआ। अब बात करता है क्वेश्चन में, क्या होता है जब एन ब्यूटिल को अल्कोहलिक KOH के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यही क्वेश्चन है, ये वाला इधर उतार के लिख देते हैं, मिटा कर CH2Cl यही है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन में क्या बोलता है, अल्कोहलिक KOH के साथ ALK अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कर दो, तो यहां पर बनेगा NCH3 CH2 CH2 CH
डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HCl, यानी कि क्या बना, एन ब्यूटीन। क्या बन गया, एन ब्यूटीन। हो गया आंसर। यही कोई रिएक्शन है, इतना हल्का हल्का रिएक्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है, क्या है भाई, कि मिथेनोइक अम्ल तथा इथेनोइक अम्ल में अंतर स्पष्ट करें। तो लिखेंगे पहला नंबर में इधर की ओर मिथेनोइक अम्ल, इधर लिख देंगे एक तरफ इथेनोइक अम्ल, बीच में लकीर खींच देंगे। ये पहला नंबर में आइए लिखते हैं मिथेनोइक अम्ल में कि इसका सूत्र होता है CH3OH, इसका सूत्र होता है C2H5OH। पहला पहला पॉइंट हो गया। अब इसमें पहला पॉइंट, इसमें सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि इसका उपयोग पेय पदार्थ के रूप में नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग इथेनोइक अम्ल का, इसका उपयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। इथेनॉल मतलब पिए वाला, समझ ही गए होंगे आप लोग। इधर की ओर अब आते हैं, थर्ड नंबर इधर लिखेंगे, मिथेनोइक अम्ल से इथीन का निर्माण नहीं कर सकते। अब इधर लिखेंगे इथेनॉल में इथेनोइक अम्ल से इथीन का निर्माण कर सकते हैं। फिर फोर्थ नंबर पॉइंट में लिख देंगे क्या भाई, कि ये इसको लिख देंगे 4 नंबर में, यह अधिक अम्लीय है या कम अम्लीय है। ठीक है, चार चार पॉइंट हो गया। ठीक है, 4 पॉइंट लिखिए, बस इतना ही काफी है। अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग अति उत्कृष्ट गैसों को, मतलब उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है, क्यों। इसको समझेंगे कि उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है क्योंकि उत्कृष्ट गैसों की त्रिज्या जो होती है, परमाणु त्रिज्या होती है, वो एक प्रकार की बांडर्स बल्स त्रिज्या होती है, यानी कि बहुत मजबूत होती है। ठीक है, और अन्य तत्वों की जो त्रिज्या होती है वो सहसंयोजक त्रिज्या होती है। अब बात कर लेते हैं इसके आंसर में कैसे लिखेंगे। उत्तर लिख के कि लिखेंगे उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या, हम लोग उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या तुलनात्मक रूप से इसलिए बड़ी होती है क्योंकि उत्कृष्ट गैसों की त्रिज्या जो होती है वो एक प्रकार का बांडर्स बस त्रिज्या होती है, जबकि अन्य तत्वों की त्रिज्या होती है सहसंयोजक। इसलिए लिख देंगे उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिटॉल का प्रमुख संगठन क्या है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि क्लोरोक्सीनोल और अल्फा टर्पिनिओल, इसका क्या है, प्रमुख मतलब मुख्य संगठन है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, डिटॉल का लिख देंगे मुख्य संगठन क्लोरोक्सीनोल और अल्फा टर्पिनिओल है, बस हो गया आंसर। 20 नंबर में देखेंगे, झाग प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्कों को सांद्रित किया जाता है। किस प्रकार के अयस्कों को इसमें लिखेंगे, झाग प्लावन विधि से हम लोग ऐसे अयस्कों को सांद्रण करते हैं जो किसी अयस्क जो है किसी गैंग से, यानी गैंग मतलब ये नहीं समझे गुंडा वाला गैंग, इसमें गैंग का मतलब होता है अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग करते हैं। यानी कि अयस्क जो है किसी अशुद्धि से मिलते हैं या तो किसी तेल से मिलने पर अलग करने की विधि को झाग प्लावन विधि कहते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे कि झाग प्लावन विधि से हम लोग वैसे अयस्कों को सांद्रण करते हैं जो किसी अयस्क जो है किसी अशुद्धि होते हैं या तेल होते हैं, तो उन्हें अलग करने की विधि को या प्रक्रिया को हम लोग झाग प्लावन विधि कहते हैं।
ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ आपको 20 क्वेश्चन मिलाकर, पिछला क्लास और आज क्लास मिलाकर 20 क्वेश्चन हुआ। तो इसी तरह से मैं अगला थर्ड वीडियो लाऊंगा। यदि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर करें, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप सभी लोग अपने दोस्त से शेयर करें ताकि वो सभी इस वीडियो को देखें और सीख पाए, कुछ समझ पाए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में। आज की वीडियो में हम इतना ही समझा पाए हैं, तो इसके लिए आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। तो जय हिंद।